निकालिए अब स्पर्श पार्ट 3 बछेंद्री पाल, जो कि भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट जो चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे, भारत की प्रथम महिला है ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बप्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। बछेंद्री पाल अपनी मां हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान थी। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बछेंद्री को 8वीं के आगे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। वो सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ी थी। उसके बाद सिलाई कढ़ाई को करना का काम उन्हें करना पड़ा। 10वीं फिर थोड़े थोड़े उन्होंने अपना खुद काम किया और अपनी फीस खुद भरती थी, इसलिए वो 10th तक आ गई। 8th के बाद 10वीं पास करने के बाद बछेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को आगे पढ़ने के लिए सहमत किया। बछेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद संस्कृत में MA और फिर B.Ed की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने उन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम भारतीय पर्वतारोही का गौरव भी दिलाया, जिसे मैंने आपको कहा था भारत की प्रथम महिला थी। बछेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का बचपन से ही शौक था, लेकिन जो उनके दो भाई थे, वो एक बड़ा भाई उन्हें मना करता था कि तुम पर्वत या पहाड़ों पर मत चढ़ो, और छोटा क्या कहता था, और बड़ा भाई छोटे को कहता था कि तुम चढ़ो। तब उसे वो लगता था कि ये कैसा न्याय है कि मेरा बड़ा भाई छोटे वाले भाई को तो कहता है कि तुम चढ़ो, और मैं महिला हूँ इसलिए मुझे चढ़ने को मना कर रहा है। वो क्या कहती थी अपने भाई को कि जो काम मेरा छोटा भाई कर सकता है उस काम को मैं भी कर सकती हूँ। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की इच्छा उनके बचपन में पूरी होती रही। चूँकि उनका परिवार साल के कुछ महीनों एक ऊंचाई वाले गांव में ही बिताता था, इसलिए वो वहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ना सीखी थी। कुछ महीने पहले पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक गांव में, जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बछेंद्री को 5 मील पहाड़ पर चढ़कर पढ़ाई करने के लिए जाता। स्कूल ऊपर थे, वो नीचे आ जाते थे, तब उन्हें पहाड़ पर चढ़कर ही स्कूल जाना पड़ता था। इधर बछेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की उन्होंने खोज शुरू कर दी कि जो महिलाएं इंटरेस्टेड है कहाँ पे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, उन्होंने उनको इकट्ठा करना शुरू किया। बछेंद्री इस अभियान में के दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बछेंद्री ने 7500 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर सफलता प्राप्त की। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर एक दिन वह भी आया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय कर लिया, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। बछेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक जो यात्रा थी वो किस प्रकार चढ़ी, उनको किन किन कठिनाई का सामना करना पड़ा, वो पूरा इस पार्ट में है जो अब हम पढ़ेंगे। क्या है उसका नाम? मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। जो भी दल के सदस्य थे वो ऊपर चढ़ने के लिए तैयार थे। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही जा चुका था, जिससे कि हमारे लिए बेस कैंप पहुंचने के लिए दुर्गम हिमपात के रास्तों को वो साफ कर सके, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसे साफ किया जा सके। नमचे बाजार शेर पोलैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र। अधिकांश शेरपा इस स्थान पर यहीं के आसपास के गाँव में होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था। उसी बाजार से उन्होंने एवरेस्ट पर्वत को कहाँ देखा था? पहली बार देखा था, जो नेपालियों के सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे ये नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। ध्वज यानी क्या होता है? ध्वज नहीं पहचानते? हाँ, फ्लैग। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति की हवा से चलने के कारण बनता है। यदि जब बर्फ पहाड़ों पर 150 किलोमीटर या उससे अधिक तेज हवाएं चलती है तो यह बन जाता है ध्वजनुमा, क्योंकि तेज हवा में सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। जब सर्दियों का मौसम होता है तो पहाड़ों पर मौसम खराब हो जाता है, क्योंकि बर्फबारी ज़्यादा होती है, रास्ते भी बंद हो जाते हैं।
यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और उसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना भी मैं करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें वहीं हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कूली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला कि बर्फबारी हुई, वो वहीं पे दबकर उस बर्फ में एक शेरपा की मृत्यु हो गई। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी से धसकने से लोहत से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खसक आई। 16 शेरपा कूलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाया उत्साह यानी निराशा छा गई थी। तब उनको देखकर उनके नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को तो कभी कभी मृत्यु भी आदमी के सहज भाव को स्वीकार करनी पड़ती है। यानी यदि आपको एवरेस्ट पर चढ़ना पड़ता है तो हो सकता है 5-10 जो मेंबर्स जाते हैं उसमें से कुछ की मृत्यु भी हो जाए। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति एवरेस्ट पे चढ़ पाए। आज नहीं, उस समय की बात है, आज तो बहुत सुविधाएं हो गई। उपनेता प्रेमचंद्र जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल के कैंप ने 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां पर रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी कठिनाइयों का जायजा उन्होंने ले लिया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पे ग्लेशियर में बर्फ जो पानी के रूप में नहीं, जो बर्फ बहती है उसे हम क्या कहते हैं, पहाड़ों से नीचे आती है, उसे ग्लेशियर कहा जाता है। आपको सोशल साइंस में फिजिक्स में पढ़ने को मिला हो, सॉरी ज्योग्राफी में या इसमें आ रहा होगा चैप्टर में, या नहीं आया हो तो हो सकता है आने वाले चैप्टर में आ जाए, देख लें। हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम हमारे व्यर्थ, यानी बर्फबारी के कारण उनके जो भी काम उन्होंने किए थे वो सारे बेकार हो गए थे और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ा। यानी जो दल पहले आगे गया था और बर्फ हटा रहा था रास्ते से, लेकिन हिमपात के कारण वहाँ पे फिर दोबारा बर्फ जम गई। बेस कैंप में पहुँचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोइये के सहायक की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से बेस कैंप पर पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहत से अनूस की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी की ओर निहारती रही। पहाड़ों पर तो नदियाँ भी टेढ़ी मेढ़ी रहती है, क्यों? क्योंकि वो पहाड़ों से जहाँ रास्ता मिलता है उसी तरह बहती है। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों को अव्यवस्थित ढंग से गिराना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल होती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल यानी उसी वक्त गिर जाती है और नीचे आ जाती है। अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति कारण कर लेती है। सीधे धरातल पर दारा पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदन में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत, यदि बर्फ गिरती है तो जमीन में नीचे हो सकता है, ऊपर से आए तो एक धक्का पड़ता है तो वो दरार पड़ जाती है। जिससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोही और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले वो अपने अधिकांश सामान को हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने अपने एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल को बनाया। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर चढ़ने के लिए ही किया जाता था। हमारे अग्रिम दल यानी अग्रिमस आगे वाले दल, क्योंकि जो दल था उसके आगे भी कुछ 8-10 मेंबर्स आगे जाते थे, अभियांत्रिक कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देते थे। तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, बम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी कैंप में जो मेंबर्स रह रहे थे उनको दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 महिला थी।
जो उनके कैंप लगे थे ऊपर पहाड़ियों पर, उस पर सिर्फ 2 महिलाएं पहुंची थी। कौन? एक तो बछेंद्री पाल और दूसरी रीता गुम। अंदर रोजी लोमपास और गगन बिस्वा, ये सब बेटा उधर के नाम है पहाड़ी इलाकों के, जो आपको सुनने में शायद अजीब भी लग रहे होंगे। अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने 4 कैंप लगाए। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कूली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तो पहली बार जा रही हूँ। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुँचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। वो क्या कह रहे? हमारे शिखर चोटी पर पहुँचने से पहले भी उन्हें 7 बार जाना पड़ा, लेकिन अब वो जा रहे हैं। फिर अपना हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले प्रयास में ही पहुंच जाना चाहिए। वो हिम्मत बंधा रहे थे कि तुम तो पहले बार में ही पहुंच जाओ। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में लोह से बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नाइलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। एक कैंप में 10-12 व्यक्ति रहते। लोबसांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात के 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पीछे के हिस्से में किसी सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद खुल गई। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चली गई। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोथ से ग्लेशियर से टूटकर उनके कैंप के ठीक ऊपर आकर गिर गया, जिसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों ने बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ की इस विशाल कायपुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। यानी कैंप पर ही आकर गिरा तो वो सब जो कैंप था वो तहस नहस हो गया। तंबू थे वो चपटे हो गए, उखड़ गए। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। इतना बड़ा हिमखंड गिरा, लेकिन किसी की भी मृत्यु वहाँ पर नहीं हुई थी। लोबसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए, परंतु तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था, यदि थोड़ी देर हो जाती तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाती। बड़े बड़े हिमखंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ से कड़े जो आसपास बर्फ जम गया था उसे खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र में से निकाला। मतलब बर्फ उनके ऊपर जम चुकी थी, गिर चुकी थी, तो बर्फ में दब गई थी, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, बर्फ की कब्र में से मुझे निकाला। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूटी थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर ने मेरी तरफ मुड़ कर कहने लगे, तुम क्या भयभीत हो गई हो? जी नहीं, सॉरी जी हाँ, उन्होंने कहा। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तब उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे तो पर्वत पर ही चढ़ना है। जैसे ही मैं साउथ पोल कैंप पर पहुंची, अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू भी अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे।
पहाड़ों पर जाते हैं, ऊपर जितना ऊंचाई पे आप जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए उनको पर्वतारोहियों को सिलेंडर अपने साथ लेकर जाना पड़ता है ताकि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके और वो सांस ले सके। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस में को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे आने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप के क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हो गई कि और जय भी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनसवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश भी की। मगर मुझे की से मिलना था। थोड़ा सा आगे नीचे उतरकर मैंने की को देखा। की कोई व्यक्ति था जिसे उन्होंने देखा। वो मुझे देखकर हक्का बक्का सा रह गया। तुमने इतनी बड़ी देखी, क्यों नहीं रखी? मैंने उससे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं हंसा और उसने अपने पेय पदार्थ से प्यास बुझा ली।